वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर आवर क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? डिबेंचर्स एक टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जो कि हम रेज करते हैं पब्लिक से। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है जिसकी रिक्वायरमेंट 10 करोड़ की लोन की है। ये कंपनी को 10 करोड़ का लोन चाहिए। अब ऑब्वियस ही बात है, ये 10 करोड़ कहीं एक जगह से आना पॉसिबल नहीं है, बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाती है। तो कंपनी क्या करती है, इस लोन अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। सपोज 100 रुपीज में डिवाइड कर दी, एक पार्ट को 100 रुपए का बना दी, तो कंपनी के पास टोटल 10 लाख पार्ट्स बन गए। मतलब क्या, 10 लाख पार्ट, एक पार्ट 100 रुपए का, तो टोटल ये हो जाता है हमारा 10 करोड़। अब यहाँ पे कंपनी अनाउंस करती है कि हमको 10 लाख पार्ट्स बेचने हैं। ये जो 10 लाख होते हैं, ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी यहाँ पे अनाउंस कर दी कि हमको 10 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स बेचने हैं। इसमें बता दी कि एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपीज का है। अब जिस पर्सन को जितने डिबेंचर्स चाहिए होंगे, कंपनी उसको उतने डिबेंचर्स देगी इन रिटर्न ऑफ 100 रुपीज पर डिबेंचर। ये होता है डिबेंचर। तो कंपनी क्या करती है, जब लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो पब्लिक से पैसा रेज करती है थ्रू डिबेंचर्स। इसके हमको यहाँ पे अकाउंटिंग करना सीखना है। अकाउंटिंग सीखने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डिबेंचर्स कितने तरीके से इशू हो सकता है। टोटल डिबेंचर जो इशू होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है फॉर कैश, सेकंड है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, थर्ड कोलेटरल सिक्योरिटी। हम डिबेंचर्स को 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। अब ये तीनों हमको अलग अलग पढ़ेंगे हम यहाँ पे। पहला हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। जब भी कंपनी कैश में इशू करती है डिबेंचर को, तो 2 तरीके से इशू कर सकती है। पहला है लमसम पे, दूसरा है इंस्टॉलमेंट पे। लमसम का मतलब होता है कि कंपनी पूरे पैसे एक साथ मांगती है, एंड इंस्टॉलमेंट में ये रहता है तो पैसे को पार्ट पार्ट में मंगवाती है। दोनों केसेस में किस तरीके से अकाउंटिंग होती है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट लमसम पे एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक लिमिटेड कंपनी issued 10,000 debentures of rupees 100 each payable at application। सपोज ये हमको एक क्वेश्चन दिया होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे हम 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं फॉर रुपीज 100 ईच। तो हमको बैंक में रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 100 इंटू 10,000, 10 lakhs टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 lakhs। नॉमिनेशन लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड। ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट 10 lakhs। ये हमारी एंट्री है। जब भी हम लमसम में इशू करेंगे तो हमारी ये एंट्री पास होगी। अब हम करते हैं जब डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट में इशू होते हैं। जब भी डिबेंचर्स इशू होंगे तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि डिबेंचर्स एक्चुअल में पार पे इशू हो रहे हैं या प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं या डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। अब इन तीनों का मतलब क्या है। एट पार का मतलब होता है कि जितने की वैल्यू है उतने पे इशू किए। फॉर एग्जाम्पल एक डिबेंचर 100 रुपये का है तो 100 पे इशू कर लिए। प्रीमियम का मतलब होता है एक डिबेंचर है 100 रुपये का, बट हम क्या कर रहे हैं 100 प्लस में इशू कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा में इशू करेंगे वो है हमारा प्रीमियम। सिमिलरली अगर तुम 100 की चीज़ को 100 से कम में बेच रहे हो, 100 से कम में दे रहे हो, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। तो 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में इशू किए हैं और एट पार हो। इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है विश्वास लिमिटेड इशू 2009% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each payable as follows: 25 rupees on application, 25 rupees on allotment, 50 on first and final call।
अब देखना यहाँ पे कंपनी इशू कर रहा है 2009%। ये क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रहता है कि जो लोन ले रहा है उस लोन पे कितना इंटरेस्ट पे करेगा। 9% कंपनी इंटरेस्ट पे करेगा। इस 2000 डिबेंचर्स को कितने में इशू कर रहा है? 100 रुपीज पे। और पैसा कैसे मंगवा रहा है? यहाँ पे बता रहा है कि एप्लीकेशन में 25 रुपया देना, अलॉटमेंट में 25 रुपया देना और बाकी 50 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देना। और कंपनी पार्ट पार्ट में पैसा मंगवा रहा है। आगे दिया हुआ है applications were received for all the debentures along with the application money. Did allotment money was made? Call money was also received on the due date. Pass necessary journal entries in the books of the company. अब यहाँ पे हमको एंट्री पास करनी है। हमको डेट नहीं दिया हुआ है कि कब इशू कर रहे हैं, कब पैसा आ रहा है, तो हम यहाँ पे डेट के कॉलम को खाली रखेंगे। पर्टिकुलर्स पे हमको एंट्री पास करनी है। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट में हमको अमाउंट एंटर करना है। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहली एंट्री जो पास होगी वो हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया होगा? हमको यहाँ पे दिया हुआ है 25 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। 25 इंटू 2000, दिस विल बी 50,000। जर्नल एंट्रीज के लिए नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नरेशन ध्यान रहे कि हमको नरेशन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2009% डिबेंचर्स एट द रेट 25 पर डिबेंचर। सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे, इस डिबेंचर एप्लीकेशन में जो पैसा आया है इस पैसे को हम डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट ₹50,000। थर्ड एंट्री हमको पास करना है जहाँ पे हमको अलॉटमेंट का पैसा मंगवाना है। 25 रुपीज़ पर अलॉटमेंट हमको मंगवाना है, तो यहाँ पे पैसा हम ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री हो जाती है 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। इसका मतलब ये है कि हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लिया। कितना रुपया? 25 इंटू 2000 डिबेंचर्स, ये हो जाएगा हमारा 50,000। नेक्स्ट हमको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे हम एंटर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बिकॉज हमको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। कितना? 50,000। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सब पे नरेशन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नरेशन एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है जो कि हम एंट्री क्यों पास किए हैं, उसका अमाउंट कहाँ से आया, ये चीज़ को शो करने के लिए। विदाउट नरेशन एंट्री वैल्यूलेस होती है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम नरेशन लिखो। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी होगी वो होगी हमारी कॉल के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको 50 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाना है। टोटल 2000 डिबेंचर्स है, 2000 इंटू 50 तो 1 लाख रुपीज़ हमको कॉल करना है। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 50 इंटू 2000 डिबेंचर्स 1 लाख। जब ये पैसा रिसीव हो जाएगा हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ पे हमने डिबेंचर्स को इशू किया था एट पार पे। यही जगह पे अगर इसे हम सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें और ये माने कि यहाँ पे जो डिबेंचर्स इशू बताया गया है विच इज 2000 डिबेंचर्स एंड बोला हुआ है कि इसको हम कितने में इशू कर रहे हैं? 100 रुपीज़ ईच पे। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, तो क्या करते हैं यहाँ पे देखो, और ये कर दें कि डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं एट 120। मतलब क्या है? डिबेंचर 100 रुपए के, बट इशू कितने में कर रहे हैं हम? 120 पे कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रीमियम में इशू हो जाएगा। जब प्रीमियम में इशू हो रहा है तब हम किस तरीके से एंट्री पास करेंगे वो देखना है हमको। तो एंट्री जो हम पास किए हैं ऑलमोस्ट पूरी एंट्री सेम होती है, बस हमको जो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो प्रीमियम कब रिसीव होता है ये डिपेंड कर रहा है। एप्लीकेशन में रिसीव कर रहे हैं हम प्रीमियम को
या हम अलॉटमेंट में रिसीव कर रहे हैं या हम कॉल पे रिसीव कर रहे हैं, हम किस टाइम पे पैसा रिसीव कर रहे हैं प्रीमियम का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं हम कि थोड़ा थोड़ा पैसा रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन में 5, अलॉटमेंट में 5 और कॉल पे 10 रुपये रिसीव कर लिए। अगर क्वेश्चन को मैं इस तरीके से चेंज कर दिया कि क्या कर दिया, यहाँ पे 100 में इशू ना करके 120 पे इशू कर दिया, तो 20 रुपीज़ हमारा प्रीमियम आ जाएगा। अब ये प्रीमियम कब रिसीव कर रहे हैं, अगर एप्लीकेशन में 5 रिसीव किया तो क्या होगा, अलॉटमेंट में 5 रिसीव किया तो क्या होगा, एंड कॉल पे 10 रिसीव किया तो क्या होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एप्लीकेशन में 25 रुपीज़ मिलने का था, अब 5 रुपये प्रीमियम का मिलेगा, तो एप्लीकेशन कितना हो गया, 25 + 5 30 रुपीज़ का। उसके बाद हमको अलॉटमेंट में मिलने का था 25, अब कितना मिलेगा, 25 + 5 कितना हो जाएगा, ये भी 30 का। एंड हमको कॉल में मिलने का था 50 और 10 रुपये प्रीमियम का मिलेगा एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो अगर इस क्वेश्चन में ये दिया रहता कि प्रीमियम में इशू कर रहा है तो किस तरीके से एंट्री पास करते हैं उसको हम देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। हमने इशू किया है 2000 डिबेंचर्स और एप्लीकेशन में हमको मिलने वाला है 30 रुपीज़। अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा, 30 × 2000, ये हो जाएगा हमारा 60,000। फर्स्ट एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है बिकॉज हमको एप्लीकेशन में 60,000 मिल रहा है। बट जब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे सेकंड नंबर एंट्री, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। इस एप्लीकेशन में हमको मिला 60,000, तो ये तो 60,000 यहाँ पे भी आ जाएगा, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड पे 60,000। अब ये 60,000 में से ये ध्यान रखना कि 25 रुपीज़ पर डिबेंचर क्या है तुम्हारा, डिबेंचर्स के लिए है, एंड 5 रुपीज़ क्या चीज़ का है, प्रीमियम का है। तो दोनों पैसे को हमको अलग अलग रखना है। और 25 × 2000 50,000 तुम्हारा डिबेंचर्स का है, एंड रिमेनिंग जो 5 रुपीज़ है पर डिबेंचर दैट इज 10,000 रुपीज़। यहाँ पे हम एक और एंट्री पास करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये सेकंड नंबर एंट्री पे ये ऐड हो जाएगा 10,000 रुपीज़ से। इसको बोलते हैं हम प्रीमियम की एंट्री पास करना। जब भी तुम्हारे एप्लीकेशन में प्रीमियम आने का होगा तो ध्यान रहे कि सेकंड नंबर एंट्री पे हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की एंट्री को लिखेंगे। नेक्स्ट अलॉटमेंट के केस में, अलॉटमेंट के केस में हमको अब कितना मंगाना पड़ेगा, 25 मंगाने का था, 5 रुपीज़ प्रीमियम का मंगाएंगे 30 रुपीज़, 30 × 2000 डिबेंचर्स, ये हो जाएगा हमारा 60,000 हम मंगवाएंगे। जो 60,000 मंगवा रहे हैं उसमें से डिबेंचर्स कितने के लिए है, डिबेंचर्स है 25 रुपीज़ पर डिबेंचर इंटू 2000, ये हो जाएगा तुम्हारा 50,000 रुपीज़ डिबेंचर के लिए है। और रिमेनिंग 10,000 जो आ रहा है तुम्हारा किसके लिए मंगा रहे हैं हम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिए मंगा रहे हैं 10,000। अब जब पैसा आ जाएगा तो पैसा रिसीव करते समय कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में 60,000 पूरा आ गया। इसके लिए आया है ये क्योंकि हम अलॉटमेंट में 60,000 मंगवाए थे। तो जब तुम्हारा अलॉटमेंट में प्रीमियम होगा तो हमको इसके ड्यू करते समय हमको क्या करना है, प्रीमियम की एंट्री शो करनी है। पैसा रिसीव करते समय हमको उसमें कोई शो करने की जरूरत नहीं है। सेम तुमको करना है आगे के एंट्रीज पे, दैट इज फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमको ड्यू करना है 50 रुपीज़ फॉर डिबेंचर्स एंड 10 रुपीज़ फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये हो जाएगा हमारा 60 रुपीज़ पर डिबेंचर विच विल बी 1,20,000। इसमें से 1 लाख रुपया हमारा 9% डिबेंचर्स के लिए, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख डिबेंचर्स के लिए। बाकी जो 20,000 है वो क्या चीज़ के लिए है, हमारा प्रीमियम है। यहाँ पे लिख देंगे 2 SPR, ये पैसा रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिटेड 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000, ये हमारा प्रीमियम का। तो जब भी प्रीमियम रिसीव होगा तब हमको प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन के टाइम में है तो जब एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर में ट्रांसफर करते हैं दैट इज सेकंड नंबर एंट्री, तब प्रीमियम में पास करेंगे। फिर जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे तब हम क्या करेंगे, प्रीमियम की एंट्री पास करेंगे। और जब फिर कॉल का पैसा ड्यू करेंगे तब प्रीमियम की एंट्री पास करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है समझना। अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं मिलता तो यहाँ पे ये SPR की एंट्री पास नहीं करते। अगर अलॉटमेंट में नहीं मिलता तो यहाँ पे एंट्री पास नहीं करते। अगर कॉल पे नहीं मिलता तो यहाँ पे पास नहीं करते। तो जब मिलेगा तब एंट्री पास होगी, नहीं मिल रहा है तो एंट्री पास नहीं होगी। अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दें अगर डिस्काउंट पे तो कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे सपोज इस डिबेंचर्स को 100 में इशू ना करके कंपनी कितने में इशू कर रही है, 90 में इशू कर दी। तुम्हारा इशू प्राइस हो गया 90 पे। तो कैसे करेंगे, जनरली क्वेश्चन में अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है।
तो अलॉटमेंट के टाइम पे डिस्काउंट है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री बता रहा हूँ, बाकी सब एंट्री सेम रहेगी। जहाँ पे जितना पैसा आएगा वो पैसा रिसीव करना है, एंड जो पैसा जहाँ पे बिलोंग करता है या जहाँ पे ड्यू करने का है वो चीज़ हम बस करते हैं। तो अलॉटमेंट में क्या चेंजेस आएंगे हम उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, अलॉटमेंट में हमको मिलने का था 25 रुपीज़। अब हमने डिसाइड किया है कि इस क्वेश्चन को चेंज करके 90 पे इशू करने का मान लिया है, मतलब क्या 10 रुपीज डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट कब देंगे हम, अलॉटमेंट पे एज्यूम कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट में हमको रिसीव होगा 15 रुपीज ओनली, 10 रुपया हमारा कम हो रहा है बिकॉज हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं हम उस चीज को देखते हैं। ये दो एंट्रीज हमारे अलॉटमेंट की है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अलॉटमेंट की एंट्री किस तरीके से पास होती है। हमारा डिबेंचर्स एक्चुअल में अलॉटमेंट में कितने का है, 25 रुपीज का है। तो यहाँ पे 25 इंटू 2000 50,000 तुम्हारा आएगा ही आएगा, 9% डिबेंचर पे 50,000 आएगा। बट हम एक्चुअल में कितना मंगवाने वाले हैं, 15 रुपीज बस मंगाने वाले हैं। 9% डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना मंगाएंगे हम, ड्यू करेंगे 15 इंटू 2000, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज हम ड्यू करेंगे। बाकी जो डिफरेंस है 20,000 का, ये क्या चीज का है 20,000 का डिफरेंस, 10 रुपीज जो हम डिस्काउंट दिए हैं इंटू 2000 डिबेंचर्स, ये होता है हमारा 20,000, ये हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज और डेबिट करेंगे हम, और वो रहेगा हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अकाउंट डेबिटेड 20,000। इस चीज को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जब भी डिस्काउंट होगा तो हमको ये एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जहां पे भी तुम्हारा डिस्काउंट दिया रहेगा, इनकेस अगर कॉल पे दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, जब कॉल का पैसा ड्यू करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री पास कर देंगे। जनरली क्वेश्चन में डिस्काउंट अलॉटमेंट पे ही दिया जाता है। हमने इस एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करके तीनों तरीके से समझ लिया कि जब पार पे इशू होता है तो क्या होता है, जब प्रीमियम पे इशू होता है तो कैसे एंट्रीज पास करते हैं, एंड जब डिस्काउंट पे इशू होता है तो किस तरीके से एंट्री पास की जाती है। तीनों में बस यही फर्क होता है, पार पे पूरा पैसा आता है, प्रीमियम पे एक्स्ट्रा पैसा आता है, एंड डिस्काउंट पे कम पैसा आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो ओवर सब्सक्राइब, हमको कैसे पता चलेगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। हमको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है डिबेंचर्स इशूड, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 10,000 डिबेंचर्स, और आगे फर्दर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि टोटल एप्लीकेशन जो हम रिसीव किए हैं डिबेंचर्स के लिए, एप्लीकेशन जो हम रिसीव किए हैं वो कितने हैं, मोर देन 10,000 है। सपोज 12,000 या एनी नंबर मोर देन 10,000, वो क्या हो जाएगा केस, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाएगा। मतलब क्या, जितना तुम इशू किए हो उससे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, वो केस होता है तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन का। सिमिलरली अंडर सब्सक्रिप्शन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, हमने इशू किया था सपोज 10,000 और पब्लिक ने लेस देन 10,000 का डिमांड किया, फॉर एग्जांपल 9,500 का डिमांड हुआ या 8,000 का या एनी अमाउंट लेस देन 10,000, ये जो केस हो जाएगा तुम्हारा अंडर सब्सक्रिप्शन का हो जाएगा। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होगा तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि जितना एक्सेस है उनको रिजेक्ट कर दो, जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन आ रहे हैं उनको सबको रिजेक्ट कर दो। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास रहता है प्रो राटा अलॉटमेंट का, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास रहता है मिक्स्ड। हम ओवर सब्सक्रिप्शन को 3 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ये 3 ट्रीटमेंट क्या होती है, पहला तो सिंपल सा है कि जितना एक्स्ट्रा आया है उनको रिजेक्ट कर दो, बिकॉज तुम्हारे पास उतना अवेलेबल ही नहीं है देने के लिए। तुम्हारे पास टोटल 10,000 है, 12,000 की डिमांड आ रही है, 2,000 को मना कर दो, ये हो गया तुम्हारा रिजेक्शन। सेकंड जो होता है प्रो राटा, प्रो राटा में किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाता। प्रो राटा में क्या बोला जाएगा कि हर किसी को एडजस्ट करने के लिए कहा जाएगा कि सब जितना मांगे हैं सबको कुछ कुछ दे दो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ए 6,000 डिबेंचर्स मांगा, बी 2,000 डिबेंचर्स मांगा, एंड सी 4,000 डिबेंचर्स मांगा। तो अब इस केस में ऑब्वियस ही बात है, टोटल डिमांड कितनी हो गई 12,000, तुम्हारे पास अवेलेबल है 10,000। अब तुमको 2,000 मना करना पड़ेगा, तो किसको मना करें। अगर तुम किसी एक को मना कर दिए, सपोज बी को तुम बोल दिए कि हम तुमको नहीं दे पाएंगे, आई एम सॉरी, प्लीज अपना पैसा वापस ले लो, तुमको कोई डिबेंचर्स नहीं मिलेगा, तो ये हो गया रिजेक्शन। बट कंपनी अगर ये डिसाइड की किसी को रिजेक्ट नहीं करना है,
तो सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ए को बोले कि 6,000 मांग रहे हो, 5,000 रख लो, अभी 1,000 अभी हमारे पास नहीं है। बी को तुम बोले कि 2,000 मांग रहे हो, कितना रख लो, 1,000 तुम रख लो। और सी को बोले 4,000 तुम पूरा ले लो। ये होता है तुम्हारा प्रो राटा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो जितना मांग रहा है उसको उतना नहीं दे रहे हैं, उससे उसको कम दे रहे हैं, मतलब क्या, एडजस्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम प्रो राटा अलॉटमेंट। और मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड में दोनों तरीके से चलते हैं, जहाँ पे रिजेक्शन भी होता है और प्रो राटा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि यहाँ पे डी भी डिमांड किया था 500 डिबेंचर्स के लिए। यहाँ पे हम डी को मना कर दिए कि हम तुमको डिबेंचर्स नहीं दे पाएंगे। ये हो गया तुम्हारा मिक्स्ड, मतलब क्या, प्रोराटा भी है, फुल अलॉटमेंट भी है, और डी के केस में रिजेक्शन भी आ रहा है। तो यहाँ पे जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम ये देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए लिमिटेड issued 10,000 debentures of rupees 100 each at par, payable 25 on application, 50 on allotment, 25 on first and final call। हमको एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 25,000। इसमें से बताया है एक कैटेगरी है जिसने अप्लाई किया था 1,000 डिबेंचर्स, इनको हम फुल्ली अलॉट कर दिए 1,000 डिबेंचर्स। ये हमारा अलॉटेड है, ये अप्लाइड है। सेकंड कैटेगरी दिया था 10,000 डिबेंचर्स अप्लाई हुए थे, जिनको हम दे रहे हैं 2,000 डिबेंचर्स। थर्ड कैटेगरी 10,000 डिबेंचर्स अप्लाई किए थे, हमने इनको अलॉट किया 7,000। और फोर्थ कैटेगरी पे 4,000 अप्लाई किए थे, उसको हमने कुछ भी नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है अब देने के लिए। तो ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए हम छोटा सा स्टेटमेंट समझते हैं। कैटेगरी 1 2 3 4, यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइड। हम कितना अप्लाई किया, फर्स्ट कैटेगरी में 1,000, सेकंड पे 10,000, थर्ड पे 10,000 एंड फोर्थ पे 4,000। टोटल अप्लाइड 25,000 हो गए हमारे। टोटल एप्लीकेशन 25,000 मिले भी थे। सेकंड अलॉटेड, यहाँ हमने अलॉट किया है पूरे 1,000 डिबेंचर्स, यहाँ पे 2,000 डिबेंचर्स, यहाँ पे 7,000 डिबेंचर्स, और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। टोटल 10,000 शेयर्स डिबेंचर्स अलॉट हो गए। तो हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स ही थे जो हमने इशू किया था। अब हम लिखेंगे कि हमको एप्लीकेशन में कितना रुपये मिला था। एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड कितना कितना मिला है, तो 25 रुपीज़ पर डिबेंचर हमने मंगवाया था एप्लीकेशन पे। 25 इंटू 1,000, जो जितना अप्लाई करेगा वो हमको पैसा भी भेजेगा साथ में। ये हो जाएगा तुम्हारा 25,000, ये हो जाएगा तुम्हारा 2,50,000, ये भी आएगा 2,50,000, और ये आएगा तुम्हारा 1,00,000। अब इसमें से ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया है, हम कितना पैसा यूज़ करेंगे, हम उतना ही पैसा यूज़ करेंगे जितना हमने अलॉट किया है। तो अलॉटमेंट के अकॉर्डिंगली पैसा यूज़ होगा डिबेंचर्स पे। तो डिबेंचर्स पे हमको पैसा यूज़ करना है, तो हमने पूरा अलॉट कर दिया यहाँ पे, तो पूरा पैसा यूज़ हो जाएगा 25,000 का। सेकेंड में हमने अलॉट किया है ओनली 2,000, तो 2,000 इंटू 25, 50,000 रुपीज़ यूज़ करेंगे। थर्ड पे हमने अलॉट किया है 7,000 डिबेंचर्स, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1,75,000 रुपीज़। और फोर्थ कैटेगरी पे हमने कोई अलॉटमेंट ही नहीं किया है, तो उनका पैसा हमारे पास एसवीडी से रखा रहेगा, हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। ये जो एक्सेस पैसा बच गया, यहाँ पे एक्सेस पैसा कैसे बच रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो इसका कोई पैसा नहीं है जो एक्स्ट्रा बच रहा है। सेकेंड कैटेगरी वाले का 2 लाख रुपया बच गया, थर्ड कैटेगरी वालों का 75,000 रुपीज़ बचा हुआ है, एंड फोर्थ वालों का 1,00,000 बचा हुआ है। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि जो एक्सेस पैसा है उसको रिफंड कर दो, तो इस पूरे के पूरे पैसे को क्या करते हैं, रिफंड कर देते। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तब हम इस एक्सेस पैसे को फर्दर यूज करते हैं, कहाँ पे, अलॉटमेंट पे एंड कॉल पे यूज कर सकते हैं।
या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया कि अलॉटमेंट तक ही यूज करो, तो अलॉटमेंट में यूज करेंगे, उसके बाद जो एक्सेस बचेगा तब रिफंड कर देंगे। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है या बोला है कि एंड तक यूज करो, तो हम एंड तक यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमको अगर पैसा बोला होता कि अलॉटमेंट तक यूज करो तो किस तरीके से यूज करते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कितना यूज होगा? पहली बात तो तुम्हारे पास फर्स्ट कैटेगरी वाले के पास कोई पैसा एक्स्ट्रा बचा ही नहीं है, तो कोई अलॉटमेंट में यूज नहीं होगा। सेकंड कैटेगरी वाले का देखते हैं कि 2000 हमने अलॉट किया है, इनटू अलॉटमेंट में 50 रुपीज, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज। यहाँ पे 1 लाख यूज होगा। थर्ड कैटेगरी पे हमने टोटल 7000 डिबेंचर्स अलॉट किए हैं, जिसमें हमें 50 रुपीज ड्यू करना है, ये हो जाएगा तुम्हारा 3,50,000। अब 3,50,000 में से तुम्हारे पास कितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा चेक करेंगे तो तुम्हारे पास मिला था टोटल 2,50,000, उसमें से 175 ऑलरेडी यूज कर चुके हो, बैलेंस कितना बचेगा? 75,000 ही बैलेंस बच रहा है, तो यही हम यूज कर पाएंगे। जो रिमेनिंग पैसा बचेगा तुम्हारा 2,75,000, इस पैसे को हम डिबेंचर होल्डर से लेंगे। तो यहाँ पे कितना यूज हो रहा है? सिर्फ 75,000। और फोर्थ कैटेगरी पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो कोई पैसा भी यूज नहीं होगा। अब जो एक्सेस बचेगा उसको भी रिफंड करेंगे। तो रिफंड कौन सी कैटेगरी में कितना होगा? फर्स्ट कैटेगरी में कोई पैसा है ही नहीं, कोई रिफंड नहीं होगा। सेकंड कैटेगरी में टोटल 2,50,000 हमको मिला था, उसमें से 50,000 एप्लीकेशन पे एंड 1 लाख अलॉटमेंट पे यूज किए हैं, जो बच गया वो तुम्हारा 1 लाख है, इसको हम रिफंड कर देंगे। एंड थर्ड कैटेगरी पे 250 मिला था, हमने 250 पूरा यूज कर लिया, यहाँ पे कोई बैलेंस है ही नहीं रिफंड करने के लिए। एंड फोर्थ कैटेगरी पे हम यहाँ पे पूरा 1 लाख रिफंड करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि इस पैसे को कॉल पे भी यूज करो, तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ सेकंड कैटेगरी के पास क्या है? एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, तो जितना एक्स्ट्रा पैसा है वो हम क्या करते? फाइनल कॉल पे यूज करते। एंड अगर उसके बाद भी पैसा बच जाता तो उस पैसे को हम रिफंड करते। तो रिफंड की एंट्री कैसे पास करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन की एंट्री किस तरीके से पास करते हैं उसको हम समझते हैं। सबसे पहली एंट्री हम पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल जो पैसा हम रिसीव किए वो आ जाएगा। कितना पैसा रिसीव किए हम? जितना एप्लीकेशन है 25,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, ये होता है हमारा 6,25,000। सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे, जो पैसा आया है उस पैसे को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी एंट्री हम पास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 6,25,000 टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स में कितना जाएगा? जितने शेयर्स तुम अलॉट किए हो, तुम अलॉट किए हो 10,000 शेयर्स टोटल पे, इंटू 25 कितना है तुम्हारा? एप्लीकेशन मनी था 2,50,000, हम यूज करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद जो हमको रिफंड करना है, कौन कौन सा पैसा रिफंड करना था? इसका सेकंड कैटेगरी का 1 लाख एंड फोर्थ कैटेगरी का 1 लाख, इनको हम रिफंड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक 2 लाख। और बाकी जो रिमेनिंग है वो कहाँ पे जाएगा? तुम जो पैसा यूज कर रहे हो अलॉटमेंट पे, यहाँ पे देखो 1,75,000 हम अलॉटमेंट में यूज करने के लिए रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 1,75,000। थर्ड एंट्री, यहाँ पे हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। टोटल कितना रुपया आएगा? 50 इंटू 10,000 डिबेंचर्स है तुम्हारे पास, टू डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख। फोर्थ नंबर एंट्री पे हम पैसा रिसीव करेंगे। अब पैसा रिसीव करते समय एक चीज ध्यान रखना कि तुमने टोटल 5 लाख मंगाया है। अब इस 5 लाख में से तुम्हारे पास ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए 175 रुपीज अवेलेबल है, तो जो अवेलेबल है एडजस्टमेंट के लिए वो पैसा हमको नहीं मिलेगा, तो 175,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग पैसा आया वो हमको मिलेगा 3,25,000। यहाँ पे एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,25,000 टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 3,25,000। ये हमको पैसा मिल गया, हमने पैसा एडजस्ट भी कर लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत ही इजी टॉपिक है,
यहाँ पे हमने जितने डिबेंचर्स इशू किए होते हैं उतने एप्लीकेशन आते नहीं है, तो जितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं उसी के अकॉर्डिंगली एंट्री पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने 10,000 डिबेंचर्स इशू किया और तुम्हारे पास एप्लीकेशन सिर्फ आए 8,000 पे, तो 8,000 तो पूरे पूरे तुम अलॉट कर दोगे, लोगों को दे दोगे, एंड जो भी एंट्री पास होगी वो अकॉर्डिंग टू 8,000 होगी, ना कि 10,000 के हिसाब से। और 10,000 का कोई रोल ही नहीं रहेगा, सिर्फ वो सिर्फ 8,000 का एप्लीकेशन आया है तो 8,000 में एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, इसी पे अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे एंड इसी पे कॉल का पैसा रिसीव करेंगे। अब हम करते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर तुम डिवेंचर्स इशू कर रहे हो अदर देन कैश के लिए तो क्या होगा? अदर देन कैश का मतलब क्या है? यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज तुमने डिवेंचर्स इशू किया तो तुमको कैश रिसीव हो जाएगा। अब ये जो कैश रिसीव हुआ है, तुम कहीं ना कहीं इस कैश को क्या करोगे? खर्चा करोगे। तो एग्जांपल लेते हैं, तुम खर्चा कहाँ पे किए? एसेट को परचेज करने के लिए। अब तुम कर क्या रहे हो? तुम डिवेंचर इशू किए, पैसा लिए, पैसे से तुमने एसेट लिया। अगर हम ऐसा ना करके डायरेक्ट ये कर दे कि हम जिससे एसेट ले रहे हैं उसको पैसा ना दे के डायरेक्ट डिवेंचर्स दे दे, डायरेक्ट उससे क्या कर रहे हैं? हम डिवेंचर्स पे कर दे। हम उसको बोलेंगे कि कैश नहीं है, डिवेंचर्स रख ले। इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिवेंचर्स तो दे रहे हैं, उससे बदले कैश नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कोई ना कोई एसेट एक्वायर करेंगे या एसेट परचेज करेंगे। तो उस केस में कैसे एंट्री पास की जाती है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले एंट्री पास होगी, कोई भी एसेट हमने परचेज किया होगा उस एसेट को हम डेबिट कर देंगे। एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। जो हमारा सप्लायर है जिससे हम खरीद रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, नाम नहीं दिया होगा तो वेंडर लिख लेंगे। सेकंड में हम वेंडर को पे कर देंगे। वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये हमारी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। अदर देन कैश पे बस ये दो एंट्री पास की जाती है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि डिबेंचर्स तुम कितने पे इशू कर रहे हो। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने एक्स लिमिटेड से 1,20,000 की मशीन परचेज की और इसके बदले हम इसको डिबेंचर्स दे रहे हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट केस पे डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं एट पार। सेकंड में हम लिख रहे हैं कि डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं एट द रेट 20% प्रीमियम पे। और थर्ड पे हम ले लेते हैं कि डिबेंचर्स हमने इशू किया है एट द रेट 20% डिस्काउंट पे। और तुमको दिया हुआ है फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर 100 है, मतलब क्या? पार वैल्यू तुम्हारी 100 है। तो इन तीनों केसेस में हम किस तरीके से एंट्री पास करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला केस, हम डिबेंचर्स को पार पे इशू कर रहे हैं। कितना है तुम्हारा वैल्यू? 100 रुपीज। टोटल तुमको कितने डिबेंचर्स देने पड़ेंगे? 1,20,000 तुमको पे करना है टोटल। एक डिबेंचर 100 रुपए का है तो 1200 डिबेंचर्स तुम इशू करोगे तो हो जाएगा। एंट्री कैसे पास होगी? यहाँ पे एसेट 1,20,000 का है, वेंडर को भी हमको 1,20,000 ही देना है। वेंडर को 1,20,000 पे कर देंगे, बदले में डिबेंचर्स कितने हैं? 1200 इंटू 100 1,20,000। ये तुम्हारी सिंपल सी एंट्री पास हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे सेकंड केस पे आएंगे तो फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी बट सेकंड एंट्री में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कि कितने डिबेंचर्स हमको इशू करने हैं। तो टोटल हमको पे करना है 1,20,000। डिबेंचर्स कितने के हैं? यहाँ पे बोला हुआ है 100 रुपए के डिबेंचर्स है जिसको 20% प्रीमियम में इशू करना है। मतलब क्या? 100 प्लस 20% ऑफ 100 दैट इज 20। 120 पे हम इशू करेंगे। 120 पे इशू कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1,000 शेयर्स। हमको 1,000 डिबेंचर्स, हमको 1,20,000 पे करने के लिए सिर्फ 1,000 डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो यहाँ पे एंट्री कैसे पास होगी? हमको वेंडर को पे करना है 1,20,000। अब डिबेंचर्स कितने का इशू कर रहे हैं? 1,000 इंटू फेस वैल्यू हमेशा किया जाता है 1 लाख। बाकी जो 20,000 है वो क्या है? तुम्हारा प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं इसलिए है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 SPR 20,000। अब देखते हैं हम केस नंबर 3। केस नंबर 3 में भी तुम्हारी फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, सेकंड एंट्री में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे देखते हैं सेकंड एंट्री में क्या चेंज आएगा। तुम्हारा यहाँ पे फेस वैल्यू 100 है, तुम कितने में इशू कर रहे हो? डिस्काउंट पे। कितना डिस्काउंट है? 20%। मतलब क्या? 20 रुपीज का डिस्काउंट।
20% ऑफ 100 इज 20, तो तुम इशू कर रहे हो 80 पे। अब तुमको 1,20,000 पे करना है तुम्हारे वेंडर को, दैट इज एक्स लिमिटेड। ये हो जाएगा तुम्हारा 1,20,000 डिवाइड बाय 80, तुमको 1500 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या चेंजेस आएंगे। वेंडर अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 टू डिबेंचर्स अकाउंट 1500 इंटू 100 1,50,000। अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस है, 20 इंटू 1500 कितना है, 30,000 का डिफरेंस है। ये क्या दे रहे हो तुम, डिस्काउंट दे रहे हो। यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अकाउंट डेबिटेड 30,000। ये तुम्हारा अदर देन कैश की एंट्री। जब तुम कोई एसेट परचेस करते हो एंड उसके बदले डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो इस तरीके से एंट्री पास की जाएगी। अदर देन कैश पे एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे हम दूसरे के बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, मतलब दूसरे के बिजनेस को ही परचेस कर लिए। उस केस पे क्या होगा हम इसको देखते हैं। सपोज ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेस करने वाला है। बी लिमिटेड के पास अभी टोटल एसेट है 10 लाख और इसकी आउटसाइड लायबिलिटी है 2 लाख, मतलब कंपनी का नेट एसेट है 8 लाख का। अब ए लिमिटेड इसको परचेस करने का सोच रही है, तो ए लिमिटेड कितने पे परचेस करती है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लिखते हैं परचेस कंसिडरेशन। केस 1 पे लेते हैं, कंपनी ए डिसाइड की 8 लाख में परचेस करने का। सेकंड केस लेते हैं, कंपनी डिसाइड कर रही है इसको परचेस करने के लिए 9,50,000 पे। एंड थर्ड केस लेते हैं, कंपनी परचेस करना चाहती है 7,50,000 पे। तो इन सब केसेस पे क्या एंट्री पास होगी और क्या चेंजेस आएंगे ये हम देखते हैं। जब कंपनी डिसाइड की 8 लाख में परचेस करेगी, मतलब क्या कंपनी यहाँ पे ना प्रॉफिट पे है ना लॉस पे, 8 लाख का नेट एसेट है, 8 लाख में परचेस कर रही है, कोई दिक्कत। बट जब कंपनी 8 लाख के सामान को 9,50,000 में परचेस कर रही है, मतलब क्या 1,50,000 एक्स्ट्रा पे कर रही है। ये 1,50,000 क्या है, क्यों एक्स्ट्रा पे कर रही है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे गुडविल। एंड थर्ड कैटेगरी पे कंपनी ए डिसाइड कर रही है 50,000 कम पे करने के लिए, 8 लाख का एसेट है, 7,50,000 पे करना चाहती है। यहाँ पे कंपनी क्या है, फायदे में, यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल रिजर्व। तो तीनों केसेस पे क्या एंट्री पास होती है ये हम देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी पे हम लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिटेड 10 लाख टू लायबिलिटी 2 लाख टू बी लिमिटेड 8 लाख। मतलब क्या, हम एसेट 10 लाख का खरीदे, 2 लाख की लायबिलिटी उसमें से कट गई, 8 लाख रुपए हमको बिल लिमिटेड को पे करना है। ये फर्स्ट केस में पास करेंगे। सेकंड केस में यहाँ पे हम परचेस कितने में कर रहे हैं, 9,50,000 पे, तो हमको कितना पे करना पड़ेगा, 9,50,000 पे करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो गया, तुम्हारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 11,50,000। अब ये 150 एक्स्ट्रा पे कर, ये क्या चीज तुम्हारा गुडविल, यहाँ पे लिख देंगे 1,50,000 गुडविल अकाउंट डेबिटेड। ये तुम्हारा सेकंड केस पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुमको बी लिमिटेड को 9,50,000 पे करना पड़ेगा। हर केस पे हम डिसाइड कर रहे हैं हम कितना पे करेंगे, 7,50,000 पे करेंगे। तो अगर हम 7,50,000 पे करते हैं, मतलब क्या हम एक्स्ट्रा पे तो नहीं कर रहे हैं, तो हमारा गुडविल आएगा ही नहीं। यहाँ पे टोटल कितना हुआ, लाइबिलिटी 2 लाख की, 7,50,000 बी लिमिटेड को पे करेंगे, ये हो रहा है 9,50,000। और तुम सामान कितने का लिए, 10 लाख का, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल रिजर्व 50,000। यहाँ पे पेमेंट कितने की होगी, 7,50,000 की पेमेंट होगी केस नंबर 3 पे। तीनों केस में फर्स्ट एंट्री इस तरीके से पास की जाएगी। सेकेंड एंट्री जो तुम्हारी पास होगी वो ये रहेगी कि तुमको बी लिमिटेड को पे करना है, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। अब तुमको कितना पे करना है, फर्स्ट केस में 8 लाख पे करना है, सेकंड केस में 9,50,000 पे करना है, एंड थर्ड केस पे 7,50,000 पे करना है। कैसे पे करेंगे, टू डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे प्रीमियम में इशू करते हो या पार पे इशू करते हो या डिस्काउंट पे इशू करते हो, ये चीज डिपेंड करता है। इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन किया था एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे, जब अदर देन कैश का है, यहाँ पे पेमेंट के टाइम पे सेम कैलकुलेशन किया जाएगा, एंट्री भी पेमेंट की सेम तरीके से की जाएगी। यहाँ पे बस ये समझाना था कि कब गुडविल का आता है और कब कैपिटल रिजर्व आता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जब डिबेंचर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी
इशू किया जाता है। जब भी डिबेंचर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया जाएगा, वहां पे दो ट्रीटमेंट हो सकता है। फर्स्ट है हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, सेकेंड है हम एंट्री पास नहीं करेंगे। तो एंट्री पास करना है या नहीं करना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ है तो कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं हम, वो हमारा चॉइस है कि हम एंट्री पास करें या ना करें। तो पहले हम समझते हैं एंट्री पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे। जब भी डिबेंचर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया जाएगा, तब हम एंट्री पास करेंगे डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट। कितने का डिबेंचर्स इशू किया, ये एंट्री पास हो जाएगी। और जब एंट्री पास नहीं करना है तब तो कोई एंट्री पास होगी ही नहीं। अब एंट्री पास करने के बाद तुमको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, वो किस तरीके से बनेगी वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे हम। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर हम लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी, इसके अंदर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लिख देंगे नोट नंबर 1। इस बैलेंस शीट को हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे नोट नंबर 1। कोलेटरल सिक्योरिटी जो होता है ये इशू किया जाता है एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन। जब भी हम लोन लेंगे और सिक्योरिटी पे डिबेंचर्स को देंगे तो उसको बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। तो हम क्या ले रहे हैं, लोन के बदले ले रहे हैं इसको। तो सबको एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लोन लिया था 10 लाख का और इसके लिए हमने डिबेंचर्स को एज ए सिक्योरिटी दिया है, वैल्यू ऑफ डिबेंचर से 3 लाख। तो लोन हमने बैंक से लिया, यहाँ पे लिख देते हैं लोन 10 लाख। इस पे हमने डिबेंचर्स दिया था, तो डिबेंचर्स इनर कॉलम में लिखेंगे 3 लाख माइनस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री पास की है और ये 3 लाख है, ये हमारा अभी लोन नहीं है, हमने इसको इशू किया है एज ए सिक्योरिटी, ये अभी तक हमारी लायबिलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लाख को माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा लोन आ जाएगा 10 लाख का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में यहाँ पे हम 10 लाख शो कर देंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी में बस इतना ही है। अगर एंट्री पास कर रहे हो तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स, जितने की तुम सिक्योरिटी दे रहे हो उतने अमाउंट से पास हो जाएगा। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हम लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके अंदर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर 1 पे आएंगे। नोट नंबर 1 पे हम जहां से लोन लिए हैं उस लोन का अमाउंट दिखा देंगे आउटर कॉलम पे। जितने का डिबेंचर्स इशू किए हैं उस डिबेंचर्स को इनर कॉलम पे लिखेंगे, माइनस डिबेंचर सस्पेंस लिख के सेम अमाउंट लिखेंगे आउटर कॉलम पे 0। टोटल तुम्हारा आ जाएगा, उसको हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। बट अगर एंट्री पास नहीं करते तो क्या होगा, जब कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए और एंट्री पास नहीं किए तो बैलेंस शीट जो बन रही है वो तो ऐसी बनेगी, बट जो नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। तो देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि डिबेंचर हमने इशू किया है एज ए सिक्योरिटी, ये हमारी लायबिलिटी नहीं है। तो जब लायबिलिटी नहीं है तो एंट्री पास करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हम ये समझते हैं। यहाँ पे लोन है हमारा 10 लाख का और यहाँ पे डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी दिया गया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखेंगे सिक्योर्ड बाय issue of debentures of rupees 3 lakhs as collateral security। हम यहाँ पे इसको इस तरीके से शो कर देंगे। यहाँ पे आउटर कॉलम में 10 लाख किया है, इसमें इतना ही है। अब हमको ऑलरेडी पता है कि डिबेंचर एक टाइप ऑफ लोन है, तो हमको कभी ना कभी तो लोन वापस करना पड़ेगा। तो कंपनी जब भी डिबेंचर्स इशू करती है तो इशू के टाइम पे ये बता देती है कि डिबेंचर्स का पैसा कब वापस करें, उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन, डिबेंचर्स को रिडीम करना। तो उसके रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पे रिडम्पशन की क्या इन्फॉर्मेशन दी है उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। इसके टोटल 6 केसेस बनते हैं, तो हम देखते हैं वो 6 केसेस क्या क्या है। इशू एंड रिडीम दोनों को मिलाकर टोटल 6 केस बनेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं कि इशू किया है पार पे,
और रिडीम भी कर रहा है पार पे। इशू कर रहा है प्रीमियम पे और रिडीम भी कर रहा है पार पे। थर्ड, डिस्काउंट पे इशू किया है और रिडीम कर रहा है पार पे। तो जो फर्स्ट 3 केसेस हैं इसके क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके। हम जो पिछला जितना भी समझे ये सब इस 3 केसेस के बेसिस पे समझे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के 3 में क्या दिया। फोर्थ, हम पार पे इशू किए बट रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। फिफ्थ, प्रीमियम पे इशू किए और प्रीमियम पे रिडीम किए। और सिक्स्थ है, डिस्काउंट पे इशू किए और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम 100 रुपए के डिबेंचर्स इशू किए और वापस भी कितना कर रहे हैं 100 कर। यहाँ पे 110 में इशू किए, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ प्रीमियम है तुम्हारा, वापस कितना कर रहे हैं 100 रुपये कर। यहाँ पे 10 रुपये का फायदा है। ये 10 रुपये क्या रहता है तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रहता है। इसकी अकाउंटिंग हम ऑलरेडी देख लिए। नेक्स्ट है तुम इशू कर रहे हो लेस देन 100, फॉर एग्जाम्पल 80 पे, और रिटर्न कितना कर रहे हो रिडीम कर रहे हो 100। मतलब कि यहाँ पे तुम 20 रुपीज़ नुकसान पे चल रहे, इसलिए डिस्काउंट पे। इसका भी हम ऑलरेडी एंट्री सीख चुके। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कंपनी क्या करता है, इशू करता है 100 पे और बोलता है कि मैं वापस करूंगा मोर देन 100, फॉर एग्जाम्पल 110। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है ताकि लोग इस पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंटरेस्ट तो हर कोई पे करता है। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, रिडेम्पशन के टाइम में और एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा है। ये जो है तुम्हारा 10 का एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है। तो इसका एंट्री क्या होगा वो समझेंगे अब। यहाँ पे प्रीमियम पे इशू कर रहा है फॉर एग्जाम्पल 110 पे एंड रिडीम कर रहा है 110 पे। ये जो चीज़ है यहाँ पे देख के ये लग रहा है कि मिला 110 और वापस भी कितना किया 110, तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं। अगर इशू के टाइम पे प्रीमियम है, मतलब यार 100 प्लस टाइम पे इशू कर रहे हो तो ये 10 रुपये तुम्हारा क्या है और ये SPR में है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आ गया। जब तुम वापस कर तो तुमको वापस 100 ही करने का था, तुम कितना वापस कर रहे हो 110, तो यहाँ पे 10 का लॉस है, तुम ना लॉस करवा रहे हो यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम अमाउंट चेंज करें, तो एग्जांपल लेते हैं मैं 115 पे इशू किया एंड 110 रिटर्न कर रहा हूँ रिडीम कर रहा हूँ, तब भी मेरा 10 का नुकसान है। मेरे को हमेशा पार से कंपेयर करना है कि पार की वैल्यू क्या है। मैं हमेशा रिडीम पार पे करूंगा। अगर पार से ज़्यादा पे कर रहा हूँ मतलब क्या मेरा वो लॉस है। ये मेरा 15 का जो है यहाँ पे मेरा 15 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा है ये क्या है मेरा SPR है, इसलिए यहाँ पे वो सेट ऑफ नहीं होगा। तो कभी भी रिडीम होगा प्रीमियम पे तो हमको उसके क्या से करना है, पार के साथ कंपेयर करना है, देखने के लिए कि कितना हमारा लॉस हो रहा है। अब नेक्स्ट है डिस्काउंट पे इशू किया फॉर एग्जाम्पल 80 पे, रिडीम कितना कर रहा है 110 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है 20 रुपीज़ ऑलरेडी तुम डिस्काउंट दे रहे हो और यहाँ पे 10 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, मतलब टोटल तुम्हारा लॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 का हो जाएगा। तो हम पहला 3 केस ऑलरेडी देख चुके हैं। हम नेक्स्ट के 3 केस पे देख रहे हैं कि किस तरीके से एंट्री पास होती है। जब भी डिवेंचर्स रिडीम होंगे प्रीमियम पे तो उसका ट्रीटमेंट अलॉटमेंट पे किया जाता है। तो हम अलॉटमेंट की एंट्री देखते हैं कि अलॉटमेंट में क्या चेंजेस आएंगे। मैं पहले कर रहा हूँ केस नंबर 4 जहाँ पे पार पे इशू किया है एंड प्रीमियम पे कर रहा है। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हम एंट्री पास करते हैं जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अलॉटमेंट में हमको जो भी पैसा मंगाने का होगा, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 100 मेरे को अलॉटमेंट में मंगाने का है 50 रुपीज़, यहाँ पे लिख दूंगा 50। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मैं 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा क्या 10 का लॉस हो रहा है। इस 10 के लॉस को मैं अभी से शो कर दूंगा, बिकॉज क्या मेरे को ऑलरेडी अभी से पता है मैं वापस कब करूँगा 5 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद। बट मेरे को आज के डेट में पता है जब मैं इशू कर रहा हूँ कि मेरा 10 का लॉस होने वाला है, तो मैं उसको अभी से अपनी बुक्स में शो करूँगा कि मेरा 10 का लॉस होने वाला है। यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 10 रुपीज़ टू डिबेंचर्स। कितना है का डिबेंचर्स, यहाँ पे डिबेंचर्स की वैल्यू 50 है तो 50 लिखेंगे यहाँ पे। ये जो 10 है ये क्या कर रहे हो तुम 10 रुपया प्रीमियम पे कर रहे हो,
कब? रिडम्पशन के टाइम में। यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रुपीज। ये तुम्हारा केस नंबर 4 का ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं केस नंबर 5, जहाँ पे हम प्रीमियम पे इशू किए हैं एंड प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या होगा? एंट्री ऑलमोस्ट सेम रहेगी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम प्रीमियम का पैसा कब मंगाते हैं। ये 10 रुपये यहाँ पे जो हमारा प्रीमियम है, इस प्रीमियम जब कॉल करेंगे डिपेंड करता है कि जब पैसा मंगाते हैं प्रीमियम का तब हम SPR को क्रेडिट करते हैं। SPR क्रेडिट होगा नहीं होगा डिपेंड करता है कि SPR कब मंगा रहे हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं प्रीमियम को भी अलॉटमेंट में ही मंगवा रहा हूँ, तब क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 50 रुपीज अलॉटमेंट का प्लस 10 रुपये प्रीमियम का। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 60 का मंगाया था, बट फिर भी यहाँ पे हमारा 10 का लॉस होगा ही होगा। बिकॉज क्या है, तुम पार से 10 रुपये ज्यादा में रिडीम कर रहे हो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 10 रुपीज। टू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितने के हैं? 50 रुपीज के ही हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू डिबेंचर्स 50। तो ये जो 10 रुपया है ये क्या है? तुम्हारा प्रीमियम का पैसा है। यहाँ पे लिख देंगे टू SPR 10 रुपीज। तो ये जो 10 रुपया है ये क्या है? तुम्हारा 10 रुपया लॉस है जो तुम बियर करोगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। यहाँ पे दिखा देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ₹10। ये होगा तुम्हारा 5th केस की एंट्री। अब देखते हैं हम लास्ट केस, जो है तुम्हारा 6th नंबर, जब तुम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो एंड प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो। 6th नंबर पे हम पास करेंगे एंट्री डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। तो एग्जांपल लेते हैं, हमको अलॉटमेंट में मंगाना है 50 इंक्लूडिंग डिस्काउंट। मतलब क्या? 50 रुपीज में डिस्काउंट देना है हमको 20 रुपीज, तो हम कितना कॉल करेंगे? 30 रुपीज। यहाँ पे हो जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट पे 30। अब यहाँ पे 20 रुपये तुम्हारा डिस्काउंट है और 10 रुपये तुम्हारा क्या है? लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो टोटल लॉस कितना हो रहा है तुमको? 30 का हो रहा है। यहाँ पे कर देंगे 30 कहाँ से आया? 20 ये वाला जो डिस्काउंट है प्लस 10 रुपीज जो प्रीमियम में पे करेंगे। यहाँ पे एक साथ दो को लिख देंगे हम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 30 टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स है कितने के? 50 के, बिकॉज तुम यहाँ पे 20 रुपीज अपने तरफ से डिस्काउंट दे रहे हो। तो टू डिबेंचर हो जाएगा यहाँ पे 50 और रिमेनिंग जो 10 है तुम्हारा वो क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पे लिख देंगे हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पे रिडम्पशन कैसे कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। अगर रिडम्पशन पार पे हो रहा है तो सिंपल सा है, जो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं वो पार पे ही दिया गया है, या कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो वो पार पे ही रिडीम होता है, हम एज्यूम करते हैं। जब अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहा है तो प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो इस तरीके से हम उसको ट्रीट करेंगे। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा क्या होता है? लोन होता है। तो हमको लोन पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं इंटरेस्ट की एंट्री किस तरीके से की जाती है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो कैलकुलेशन बाद में देखेंगे, पहले हम एंट्री को समझते हैं कि इसकी एंट्री किस तरीके से पास होती है। हम इंटरेस्ट कभी भी पे कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्वार्टरली बोला है, हाफ ईयरली बोला है या ईयरली बोला हुआ है, या तुमको कौन सी डेट में बोला हुआ है तुमको एंट्री पास करनी है। जब भी तुमको इंटरेस्ट पे करना होगा हम क्या करेंगे? उस डेट को यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम एंट्री क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। जितना भी इंटरेस्ट बनेगा हम उसको क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट करेंगे, बिकॉज क्या है? वो हमारा खर्च है। इंटरेस्ट हमको पे किसको करना है? टू डिबेंचर होल्डर्स को। फिर नेक्स्ट सेम डेट पे हम क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ये हमारी पेमेंट की एंट्री होगी। तो इंटरेस्ट में बस इतना ही है, तुमको जितने साल का एंट्री करने बोला होगा उतने साल का इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री हम कर देंगे। अब एक और चीज यहाँ पे होगा, इंटरेस्ट तुम्हारा क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो इस एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये कब करते हैं? हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने के लिए ईयर एंड में ही करते हैं। अब कौन सा ईयर एंड होता है? जनरली 31 मार्च ही होता है। तो 31 मार्च पे अगर तुम मान लो क्वार्टरली दे रहे हो या हाफ ईयरली दे रहे हो, तो 2 बार का पैसा एक साथ ट्रांसफर करेंगे, हम अलग अलग ट्रांसफर नहीं करते। यहाँ पे कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड
टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये हमारी सिंपल सी एंट्री है। एंट्री में बस इतना ही है। अब आते हैं हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, तुम अगर पार पे इशू कर रहे हो या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो या प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा इंटरेस्ट पार की वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर तुम 100 के डिबेंचर्स को 120 पे भी इशू किए तो तुमको इंटरेस्ट 100 पे देना है। और अगर 100 के डिबेंचर्स को तुम 80 पे इशू कर रहे हो, तुमको 80 मिलेगा, तभी तुमको 100 पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमेशा पार वैल्यू पे ही क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम। हर क्वेश्चन में डिबेंचर्स के आगे एक परसेंटेज लिखा रहता है। फॉर एग्जांपल 9% डिबेंचर, तो ये जो परसेंटेज है ये क्या है, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तुमको ये परसेंटेज देना है किस पे, पार पे। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा तुम्हारा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, या पार वैल्यू फेस वैल्यू एक ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय रेट दैट इज 9/100 इनटू, अगर तुम साल भर का एक साथ दे रहे हो तो इनटू 1, और अगर तुम हाफ ईयरली दे रहे हो तो 6/12, अगर तुम क्वार्टरली दे रहे हो तो तुमको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन से मंथ में हम इशू किए थे एंड कब हम पे कर रहे हैं, कितने महीना हो रहा है यहाँ पे, उतने महीने का तुमको देना है। जितना मंथ का तुमको कैलकुलेट करना है ऊपर उतना महीना लिख देना, यहाँ पे तुम्हारे नीचे 12 ही रहेगा। ये तुम्हारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।